देश के आदरणीय मतदाता भाइयों और बहनों को सादर नमस्कार। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लोकतंत्र के इस महापर्व में आपको हमारी पार्टी और सरकार द्वारा दिए गए कल्याण कार्यों को बताने के लिए उपस्थित हुआ हूं। इस बार का आम चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे देश और देशवासियों के भविष्य को तय करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। आपका वोट देश के विकास में आपकी भागीदारी सुनिश्चित करेगा। मित्रों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का मानना है कि देश में मात्र 4 जातियां हैं: गरीब, युवा, अन्नदाता और महिला। प्रधानमंत्री जी का विश्वास है कि इन 4 जातियों का कल्याण होगा तो पूरे देश का स्वयं विकास की ओर मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। भाजपा शासन में युवाओं को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए कई योजनाएं धरातल पर उतारी गई हैं। इन योजनाओं के परिणाम स्वरूप आज भारत का युवा अधिक सुरक्षित और सशक्त महसूस कर रहा है। भाजपा सरकार अपने कार्यकाल के पहले ही दिन से अन्नदाताओं को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। देश का अन्नदाता जानता है कि आज देश में किसान हितैषी सरकार है। मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की नीति का प्रभाव हर वर्ग पर हुआ है और विशेषकर देश के गरीब और वंचित वर्ग पर। मोदी जी की कल्याणकारी नीतियों के कारण ही आज उनकी स्थिति में प्रत्यक्ष रूप से सुधार देखा जा सकता है। मोदी सरकार ने महिलाओं को केंद्र में रखकर कई योजनाएं चलाई जिनके परिणाम स्वरूप आज हमारी नारी शक्ति अपने आप को अधिक सशक्त और सुरक्षित महसूस करती है। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने गरीब कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को चरितार्थ करते हुए अनेक कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारा है जिसका लाभ अनेक परिवारों को मिल रहा है। उनके जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी के दायरे से बाहर आए। 2014 में जहां देश में 29.17% आबादी एमपीआई के आंकड़े के अनुसार गरीबी के दायरे में थी, वहीं 2023 में 11.28% लोग ही एमपीआई के हिसाब से गरीबी के दायरे में रह गए। प्यारे देशवासियों, गरीबों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई जिसका लाभ 51 करोड़ 42 लाख लोगों को हुआ और 34 करोड़ 95 लाख रुपए डेबिट कार्ड जारी किए गए। जब जनधन खाता खुलवाया गया तब विपक्ष ने मजाक उड़ाया और इस कदम की आलोचना की, परंतु जनधन अकाउंट की उपयोगिता कोविड-19 जैसी भीषण महामारी के समय में समझ में आई जब मोदी सरकार ने महिलाओं को 500 रुपए की सहायता राशि इन्हीं खातों में प्रदान की। मोदी जी ने महामारी के प्रतिकूल प्रभावों को से उबरने के लिए 1,70,000 करोड़ रुपए के बजट को आवंटित कर समाज के कमजोर वर्ग के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की शुरुआत की। मित्रों, मोदी सरकार द्वारा नियोजित आयुष्मान भारत योजना देश के गरीबों के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई जिसके तहत हर परिवार को 5 लाख रुपए तक की मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्नदाता योजना के तहत देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को निःशुल्क राशन मुहैया कराया जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना की शुरुआत हुई जिसके अंतर्गत 50 लाख से ज़्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को 8,600 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण उपलब्ध कराए गए। साथ ही प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना के अंतर्गत 16 करोड़ 20 लाख, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 34 करोड़ 20 लाख और अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 5 करोड़ 20 लाख लोग लाभान्वित होंगे। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरीबों के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता है तो वहीं विपक्ष जातिगत विभाजन पर जोर दे रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री जी की 4 जातियां गरीब, युवा, किसान और महिला, इनको प्राथमिकता देते हुए वे कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की हर घोषणा को हम मोदी की गारंटी कहते हैं और मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरा होने की गारंटी। प्यारे देशवासियों, आगामी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के हर नागरिक को इस विकास यात्रा में शामिल होने का आह्वान दिया है। मोदी जी एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं ताकि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का स्वप्न साकार हो सके
और भारत को विश्व गुरु के स्थान पर विराजमान किया जा सके। देश में विकास कार्य को निरंतर आगे बढ़ाने में भारतीय जनता पार्टी को अपना मत और जन समर्थन प्रदान करें और एनडीए को 400 पार पहुंचाकर आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश की सेवा का मौका दें। 400 सीटों में एक योगदान आपका भी। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सभी लोगों को यहाँ अपने देश में बिना किसी भेदभाव के आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार देने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मानवतावादी एवं समतामूलक संविधान के तहत देश में 18वीं लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव के पर्व की बीएसपी प्रमुख बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साथियों, जैसा कि सर्वविदित है कि बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में मेहनत कर समाज के लोगों के तन मन धन के सहयोग से अकेले अपने बलबूते पर यह चुनाव लड़ रही है, ताकि अच्छा रिजल्ट लाने के बाद केंद्र की सत्ता में बीएसपी की प्रभावी भागीदारी के जरिए बहुजनों का व्यापक हित सुनिश्चित कर सके। जैसा कि सर्वविदित है कि बहुजन समाज पार्टी के पास जो नेतृत्व है वह उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी का है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी माननीय श्री कांशीराम जी के बताए हुए रास्तों पर चलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मानवतावादी मूवमेंट के कारवां को अपने आजीवन कड़े संघर्ष के जरिए नई राजनीतिक ऊर्जा, शक्ति व पहचान दी है। इतनी ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी सरकार बनाकर एक मिसाल कायम करके बहुजन समाज को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित करके सत्ता की मास्टर चाबी के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरीके के बंद दरवाजे खोलने का मार्ग प्रशस्त किया है, जो समतामूलक समाज का आधार है। साथियों, आप सभी को पूरे जी जान से अपनी ऊर्जा एवं शक्ति देश व समाज के निर्माण कार्य में लगाना है, ताकि वर्षों से केंद्र व राज्य सरकारों की चल रही गलत नीतियों के कारण अपार गरीबी, बेरोजगारी, जबरदस्त महंगाई, पिछड़ापन तथा सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी जरूरी बुनियादी सुविधाओं से करोड़ों लोग पीड़ित व दुखी हैं। इसके मुख्य कारण है कि सरकारी नौकरी व शिक्षा आदि में आरक्षण की जो संवैधानिक व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने अथक प्रयासों से की है, उसको लगभग निष्प्रभावी बना दिया गया है। साथ ही बैकलॉग की भर्ती न करके उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। इस प्रकार केवल सामाजिक जुर्म जाति ही नहीं बल्कि सरकारी स्तर पर हर क्षेत्र में जातिवादी द्वेष व भेदभाव होना आम बात है। इन परेशानियों से मुक्ति हेतु इन्हें संगठित होकर पूरी एकजुटता के साथ चुनाव में अपनी सक्रिय व प्रभावी हिस्सेदारी के जरिए सत्ता में अपनी मजबूत भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी, तभी प्रगति का यह मार्ग आगे बढ़ेगा। जैसा कि बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में कानून द्वारा कानून का राज कायम करके जनहित व जन कल्याणकारी सरकार कई बार दी है, जिसकी याद लोगों के दिलो दिमाग में लगातार ताज़ा भी है। इन्हीं कुछ जरूरी बातों के साथ ही अब आप सभी लोगों से मेरी व खासकर बहन कुमारी मायावती जी की यही विशेष अपील है कि इस समय देश में हो रहे लोकसभा के आम चुनाव में आप सभी लोग हर मोर्चे पर सावधान रहें। आपका वोट बहुत कीमती अर्थात बहुमूल्य है। आपका कोई वोट खरीदा ना जा सके, आपका वोट लूटा ना जा सके, आपका वोट पड़ने से रह ना जाए, अर्थात लोकतंत्र व संविधान की रक्षा अपने वोट की शक्ति से करनी है। अंत में अब अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं बहुजन समाज के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, श्री नारायण गुरु छत्रपति साहू जी महाराज, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व बामसेफ, DS4 एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक व जन्मदाता माननीय श्री कांशीराम जी आदि को सत नमन करने के साथ ही भारत के समस्त मतदाताओं से अपील है कि वह बहुजन समाज पार्टी के सभी लोकसभा उम्मीदवारों को वोटिंग मशीन में BSP के चुनाव चिन्ह हाथी के सामने वाले बटन को दबाकर भारी वोटों से विजयी बनाएं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। The most important pledge is the pledge to vote. Let's support the country. Let's vote for the country. Preparations are in full swing to welcome all of you. Voting day is not a holiday. It's a day of duty. Social media, fun and games, all come later. First duty, voting.
Check your name in the voter list, log on to the voter service portal. We will check everything: election date, voting booth, candidate details. Only then we will cast our vote. So together, let's fulfill our duty. This is not just a simple mark, but also a mark of respect. We have done our bit for the democracy. So, come out and vote. My vote, my duty. My vote, my duty. Our country is going through the process of yet another general election. This general election is an opportunity for the people of India to ensure that the freedom we won by fighting off colonialism, the constitution we adopted for ourselves in this free country, and its fundamental principles of secularism, federalism, and democracy are secured. At a time when communal forces as well as imperial forces are trying to disintegrate us, as citizens of India, we should exercise our franchise so as to ensure that our unity is strengthened and that we overcome such devious designs. Over the last 77 years, India has achieved remarkable progress as an independent nation. As a democratic republic, we have been a model for the world in several areas over the last 74 years. This general election should serve as a means to further our progress and strengthen our models. Despite making significant achievements in science and technology, even today, India is among those countries in the world with the largest number of people living in poverty. Even as we take pride in our history of having received all those from all around the world with open arms, today India is a country in which different sections of the people are repeatedly being subjected to violence. In spite of claiming a glorious heritage that worships women, we are widely viewed as a nation in which women's security is at its lowest. Economic and social inequalities, attacks on the freedom of press, internet blackouts, corruption, etc., still continue to cast black marks on our nation. Instances of communal hatred and violence and the presence of divisive politics pose serious threats. The line that demarcates those who fan communalism and those who compromise with them is getting thinner and thinner. Horse trading and corruption in the guise of electoral bonds pose serious challenges to the sustenance of our democracy. Efforts are on by those who divide the people on the basis of communal hatred to realize a religious state. From the Uniform Civil Code to the Citizenship Amendment Act, several policies are raising serious concerns in the minds of the people. In these disturbed times, the left, secular and democratic forces in the country are presenting an alternative. Even as efforts are on to divide our people on the basis of religion, they seek to unite the people cutting across the lines of caste, creed, culture, language, gender, religion, etc., and therefore strengthen the unity and integrity of our country. They are the ones to raise a firm voice against the politics of hatred and division. They seek to protect our diversities and uphold India's biggest contribution to the world, the idea of unity in diversity. The entire country looks to them with hope. Kerala, under the LDF government, is the only state in the country which has not experienced any communal violence in the last few years. It is the best governed state, has the best law and order situation, and the least corruption in the country. The people are free to follow any religion they please to believe. They are free to eat what they want to, wear what they want to, choose whoever they want to as their partner, and to criticize the policies of the elected government without any fear. All this is possible because
all the rights accorded to our citizens under the Indian Constitution is upheld. Kerala is even at the forefront of the Indian states' fight to safeguard their rights in a manner in which our constitutional principle of federalism is strengthened. If such values are to be mainstreamed across the nation, candidates of the left, secular and democratic forces should be elected to the Indian Parliament. This general election is an opportunity to ensure that the presence of left, secular and democratic MPs in the Parliament is decisive. It needs to be noted that schemes such as the MGNREGS, which provide work and wages to a vast section of the rural Indian population, came into effect when the left had a decisive presence in our Parliament. Also, laws that made our democracy more meaningful and accountable, such as the right to information, the right to education, and the Forest Rights Act were implemented during such a time. It also needs to be noted that it was the left's legal interventions that were instrumental in getting the electoral bonds struck down. India's existence as we see it today is contingent on the presence of the representatives of the left, secular and democratic forces in the Indian Parliament. Their critical presence is essential to ensure that our constitutional values are strengthened, the states' rights are protected, and India continues to remain as a secular democratic republic. Each generation is an opportunity for the people to evaluate the current government, affirm the priorities of the nation, and decide the future of coming generations. At the same time, it is also an opportunity to elect into office a political formation that can improve the people's standard of living, lighten their distress, protect their lives and livelihoods, ensure that public services are equally available to all, eradicate corruption, and make governance efficient and effective. In that regard, general elections should act as means to ensure that development, welfare and social justice are experienced in people's daily lives. To ensure that candidates of the left, secular and democratic forces should be elected, so that there is no compromise with communalism, general elections play a seminal role in preserving and strengthening democracy. Hence, the election is a very serious affair that needs to be taken part. With a sense of great responsibility, it is an opportunity for each citizen of the country to diligently perform their duty to the nation. In performance of that democratic duty, I urge the citizens who have a vote to exercise their franchise in such a way that the secular and federal Indian democracy can be preserved and strengthened. I request you to vote for the candidates of the left and the LDF constituents wherever they are in the fray, and the candidates of the Indian National Developmental Inclusive Alliance in all other seats with a thumping majority. Thank you. प्रिय देशवासियों, हमारे देश को आज़ाद हुए 76 साल हो गए हैं। देश की जनता ने सभी पार्टियों को वोट देकर देखा, लेकिन हमारा देश आज भी विकासशील देशों में ही गिना जाता है। हमसे बाद में आज़ाद हुए देश आज हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन हम आज भी मूलभूत समस्याओं का ही समाधान नहीं निकाल सके। जब तक इन मूलभूत समस्याओं जैसे बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, बेरोजगारी का समाधान नहीं होगा, हमारा देश विकसित नहीं हो सकता। भारत को विश्व में नंबर 1 राज्य बनाने के लक्ष्य से अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी पूरे देश में आगे बढ़ रही है। स्थापना के सिर्फ 10 वर्ष में ही आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल किया है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब 2 राज्यों में सरकार है और गुजरात में 5 और गोवा में 2 विधायक हैं। आम आदमी पार्टी के दिल्ली और पंजाब में हुए काम देश की जनता को बहुत पसंद आ रहे हैं। हम मानते हैं कि सभी को समान और अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को भी वैसी ही शिक्षा मिलनी चाहिए जो आज एक अमीर परिवार के बच्चे को उपलब्ध है।
उसी दिशा में काम करते हुए हमने दिल्ली के सभी स्कूलों का कायापलट करके शानदार विश्व स्तरीय स्कूल बना दिए। पंजाब में भी हम सरकारी स्कूलों को शानदार बना रहे हैं। आज इन स्कूलों में पढ़कर गरीब परिवार के बच्चे भी इंजीनियर, डॉक्टर और बड़े अफसर बन रहे हैं। हमने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा महत्व दिया है और बजट का एक बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र में आवंटित किया है ताकि स्कूल और अस्पतालों को ठीक करने में पैसे की कोई कमी न रहे। आज दिल्ली और पंजाब में जगह जगह हमने मोहल्ला और गांव क्लिनिक खोले हैं जहां इलाज पूरी तरह से मुफ्त है। यहां तक कि दवाइयां और सैकड़ों तरह की जांच भी मुफ्त है। हम पूरे देश में ऐसी व्यवस्था चाहते हैं। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमें अपने लोगों का विकास करना होगा। राष्ट्र निर्माण करने के लिए हमें अपने गाँव, मोहल्लों और कस्बों के साथ वहाँ रहने वाले लोगों के जीवन का स्तर का विकास करना होगा। आज देश में अपने परिवार वालों और मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने वाली जो राजनीति चल रही है उससे देश का बहुत नुकसान हो रहा है। देश के चंद उद्योगपतियों के पास हमारे देश की सारी अर्थव्यवस्था है और 80% लोग आज किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब। हमें गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को संसाधन और समान अवसर देने की ज़रूरत है। हमने दिल्ली में मुफ्त बिजली, पानी, मुफ्त अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, 18 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को के लिए 1000 रुपये की महिला सम्मान निधि, बुजुर्गों के पेंशन और मुफ्त तीर्थ यात्रा जैसी योजनाएं लागू करके लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाने का काम किया है। आज पूरे देश में जहां महंगाई बढ़ रही है, महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं, वहां आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों को महंगाई से राहत दे रही है। पूरे देश में दिल्ली एकमात्र राज्य है जहां सबसे कम महंगाई है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने अपने सभी वादों को निभाया है और पंजाब की भगवंत मान सरकार भी दिल्ली सरकार के नक्शे कदम पर चलते हुए जन कल्याण के काम कर रही है। हम चुनाव के वक्त जो गारंटी देते हैं उसका एक एक शब्द निभाते हैं। इस लोकसभा चुनाव में हम मुख्यतः 6 गारंटियां दे रहे हैं। 1, पूरे देश में 24 घंटे बिजली देंगे, कहीं पावर कट नहीं होगा। 2, पूरे देश में गरीबों के लिए बिजली फ्री करेंगे। 3, हर गांव और हर मोहल्ले में शानदार स्कूल बनाएंगे। 4, हर गांव और मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। हर जिले में शानदार सरकारी अस्पताल बनाएंगे। देश के हर व्यक्ति के लिए शानदार और फ्री इलाज की व्यवस्था करेंगे। 5, किसानों को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के मुताबिक फसलों पर MSP देंगे। 6, दिल्ली में लोगों ने अन्याय सहा है, उनकी चुनी हुई सरकार असमर्थ है, यह अन्याय समाप्त करेंगे, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। देश इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां विपक्ष को कमज़ोर और ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। सरकारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। संवैधानिक संस्थाओं पर सरकारी हस्तक्षेप बढ़ रहा है और उन्हें भी कमज़ोर किया जा रहा है। इससे हमारे देश का लोकतंत्र कमज़ोर होगा और हमारी संवैधानिक व्यवस्थाएं कमज़ोर होंगी। यह देश के लिए अच्छा नहीं है। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए सत्ता पक्ष के साथ साथ एक मजबूत विपक्ष का रहना भी ज़रूरी है। विपक्ष नहीं रहेगा तो सत्ता निरंकुश हो जाएगी, फिर वो लोकतंत्र नहीं रहेगा। बाबा साहब ने हमें विश्व का सबसे अच्छा संविधान दिया है। इस संविधान और लोकतंत्र की रक्षा हम सबका कर्तव्य है। भारत को जो राम राज्य की अवधारणा विरासत में मिली है, हमें उसका अनुसरण करना चाहिए और देश को एक ऐसा राम राज्य देना है जिसमें हर एक इंसान सुखी हो, खुश हो, सबको न्याय और समान अवसर मिले, सभी को आत्मसम्मान से जीने का अधिकार मिले, सबको अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बिजली, पानी और रोजगार मिले। आम आदमी पार्टी देश में ऐसा रामराज चाहती है। आप सभी से अनुरोध है, इस बार बदलाव के लिए वोट दें। जब वोट देने जाएं, EVM में आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह झाड़ू का बटन दबाएं। जय हिंद। The National People's Party has dedicated more than 11 years to serving the state of Meghalaya since 2013, prioritizing the well-being of its people in every aspect. Since 2018, when the National People's Party had the opportunity to lead the government in Meghalaya, the party has successfully implemented transformative changes and fostered all-round development. The National People's Party firmly believes in prioritizing the interests of the people and aims to enhance the life of all Meghalians. The journey 2018 to 2024 and the vision 2028 brings forth a multitude of opportunities and guarantees.
In the realm of governance, our party envisions a future where law and order in the state is strengthened through improved infrastructure, technology, and effective application of law to find practical solutions to lasting peace. Border issues will continue to be given utmost importance. In the field of economics, the National People's Party is dedicated to propelling Meghalaya to be among the top 10 states in India with a $10 billion economy. Recognizing the pivotal role of youth in achieving our development goals, we will continue to prioritize their needs and create opportunities. With a strong commitment to job creation, the National People's Party aims to generate 5 lakhs employment opportunities in sectors such as tourism, agro-processing, and digital industries. Our party is committed to revolutionizing the sports sector by creating top-notch sporting infrastructure, nurturing indigenous sports, and paving the way for young talents to thrive in the field of sports. The National People's Party has initiated various interventions such as increasing farmers' income, transitioning to high-value agriculture, boosting niche crop production, minimizing agricultural wastage, and ensuring fair prices for farmers. The party recognizes the immense importance of women empowerment as women play a crucial role in the development of our state. Interventions are being actively taken in various sectors such as health, sports, entrepreneurship, tourism to empower our women. In the power sector, we are committed to boosting power generation capacity to meet the rising needs of the state. Ongoing reforms in the power sector will be maintained while also ensuring a greater reliance on renewable energy sources. The government is committed to ensuring that every rural household in the state has access to tapped water. The party is committed to enhancing healthcare infrastructure in the state by focusing on increasing insurance coverage, reducing out-of-pocket expenses, and establishing affordable drug centers. Within the education sector, the party is dedicated to streamlining the entire education system in the state. It will continue to take steps to resolve various issues pertaining to infrastructure development to elevate education standards at all levels to promote digital learning in schools. The National People's Party has given special focus to tourism, arts, and culture to boost economic growth and provide employment opportunities for our youth. The National People's Party remain committed to safeguarding our precious natural resources and preserving our rich cultural heritage. We have also undertaken numerous initiatives of green governance for a green Meghalaya. In pursuit of our vision, we are committed to upholding the values of integrity, transparency, and accountability in all aspects of governance. Together, let us chart a course towards a future where the aspirations of every citizen are realized and the promise of our state is fulfilled. The National People's Party is dedicated to building a better tomorrow for generations to come. We need your support and we urge you to consider the National People's Party as the most viable political party to realize the vision. We humbly request you to kindly cast your vote in favor of candidates Dr. Maisel Ampreen Lingdor for the 1 Shillong Parliamentary Constituency and Mrs. Agatha K. Sangma for the 2 Tura Parliamentary Constituency. NPP Stronger Together. Kuble Shibun, Mitella, and thank you. प्यारे देशवासियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अभिषेक मनु सिंघवी आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। साथियों, आज हमारा देश एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। पिछले 10 सालों में भाजपा के कुशासन, अन्याय, अनीति और अत्याचार से हमारे देश का हर वर्ग बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हमारे देश के महान स्वतंत्रता संघर्ष के मूल्यों, आदर्शों और आकांक्षाओं को समेट एक लंबे त्याग, संघर्ष और बलिदान के परिणाम स्वरूप स्थापित हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान आज सभी पर सत्तारूढ़ भाजपा ने लगातार हमले किए हैं। हमें विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र होने का गौरव प्राप्त है, मगर भाजपा ने हमारी लोकतांत्रिक व संवैधानिक व्यवस्थाओं और संस्थाओं को लगातार कमज़ोर करने का काम किया है। परिस्थितियां
इस कदर प्रतिकूल कर दी गई हैं कि आज देश के 140 करोड़ लोग सत्ता की निष्ठुरता, निरंकुशता और निर्ममता के खिलाफ अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकते। देश में एक तरफ आर्थिक असमानता की भयानक खाई है तो दूसरी तरफ नफरत और भेदभाव का फैलता जहर। पिछले 10 सालों में हमारे देश का किसान कर्ज के बोझ से दबा जा रहा है। देश भर के किसानों को केंद्र में बैठी मोदी सरकार तक अपनी पीड़ा जाहिर करने के लिए राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर 1 साल से अधिक समय तक लगातार आंदोलन करना पड़ा। मौसम और सत्ता दोनों की मार झेलते हुए अपने हक और न्याय के लिए 750 से अधिक किसान शहीद हो गए। देश के किसानों पर 3 कृषि कानून थोपने वाली भाजपा ने इस आंदोलन के दमन के लिए अत्याचार की सारी हदें पार कर दी। अभी तक एमएसपी गारंटी कानून के नाम पर केवल झूठा वायदा किया गया है। एमएसपी की लीगल गारंटी मांगने दिल्ली आना चाहा तो हर बार की तरह इस बार भी किसानों के रास्ते में कील कांटे बाधाएं बिछाई गई। ऐसा लगता है कभी कभी कि जैसे वो देश के किसान नहीं बल्कि बीजेपी की नज़र में देश के दुश्मन हैं। दोस्तों, कुछ ऐसा ही छल भाजपा ने देश के युवा के साथ भी किया है। देश की सेवा के लिए सेना में भर्ती होने की तैयारी में सालों साल जुटे युवाओं को भाजपा ने बेरोजगारी के अग्निपथ पर ढकेल कर केवल 4 साल के लिए अग्निवीर बनाने की एक नई स्कीम छोड़ी है। यही नहीं, बेरोजगारी में भाजपा की सरकार ने पिछले 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देश के छोटे और मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई की दुर्दशा बयां करना भी मुश्किल है। पहले तो नोटबंदी की मार हुई और फिर गलत जीएसटी की मार हुई और उन दोनों मारों से पूरे असंगठित क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भाजपा ने तहस नहस कर दिया। फिर रही सही जो कसर थी वो अचानक किए गए लॉकडाउन ने पूरी कर दी। देश पर लगभग 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ाने वाली भाजपा की इन्हीं सब गलत नीतियों का दुष्परिणाम है कि भाजपा ने देश के घर परिवारों पर रिकॉर्ड घरेलू कर्ज जीडीपी का 40% तक पहुंचा दिया गया है, जबकि घरेलू बचत 47 सालों के सबसे निचले स्तर पर है, गिरकर मात्र जीडीपी का 5% रह गई है। महंगाई का हाहाकार ऐसा है कि घर परिवारों की रही सही बचत भी खत्म हो गई है। वहीं भाजपा की सरकार में देश के दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को लगातार अन्याय और अपमान झेलना पड़ रहा है। केंद्र सरकार की नौकरियां या उसका उदाहरण हो या विश्वविद्यालयों के कैंपस, हर जगह कमज़ोर वर्गों की हिस्सेदारी और भागीदारी एक साजिश के अंतर्गत छीनने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक भाजपा नेता का आदिवासी के साथ दुर्व्यवहार करने का कलंकित दृश्य देश में सबने देखा है, कैसे कौन भूल सकता है। कमज़ोर वर्गों के प्रति भाजपा का यही असली चाल, चरित्र और चेहरा है। महिलाओं पर बढ़ते अपराध के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कई मामलों में तो भाजपा के नेता खुद ही अपराधी निकलते हैं। चाहे हाथरस का किस्सा हो, चाहे उन्नाव का हो, वो घटनाएं या उत्तराखंड की बेटियों की मौत हो, ऐसी घटनाएं देश को एक शर्मसार करने वाली हैं। दोस्तों, पिछले 10 सालों में भाजपा के फैलाए इसी चौतरफे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लगातार मजबूती से लड़ रही है। हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम देश के लोगों की पीड़ा को सुनने, उन्हें भरोसा दिलाने का काम किया। हमें एक बार फिर से देश और देश के लोगों को मिलकर बेहतरी और सबकी भागीदारी के रास्ते पर लेकर जाना है। इसी संकल्प को समेटे लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने न्याय के 5 स्तंभ रखे हैं आपके समक्ष।
किसान न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय, प्रत्येक की 5 गारंटियां हैं। यानी अब अगर आप समुचित लें तो लगभग 25 गारंटियां हैं। मैं आपको संक्षिप्त में उनके बारे में बताना चाहता हूं। पहला है युवा न्याय। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार में रिक्त 30 लाख पदों, समय जो तय हुआ है उनके लिए, उसमें भरा जाएगा। हर शिक्षित युवा की अप्रेंटिसशिप के तहत पहली नौकरी पक्की की जाएगी। 1 लाख रुपये सालाना जो एक स्टाइपेंड के रूप में होगा वो दिया जाएगा। युवा रोशनी के नाम पे युवाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप कोष बनाएंगे। पेपर लीक का सवाल नहीं उठता, उससे मुक्ति दिलाएंगे। दूसरा है नारी न्याय, जिसमें महालक्ष्मी योजना के तहत गरीब परिवार की महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए की मदद देंगे। केंद्र सरकार की नई भर्तियों में 50% महिला आरक्षण होगा। आशा, आंगनवाड़ी और मिड डे मील बनाने वाली महिलाओं के वेतन में केंद्र सरकार का योगदान दुगना करेंगे। महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देने के लिए एक स्कीम बनाई गई है। पंचायत स्तर से लेकर अधिकार मैत्री नियुक्त किए जाएंगे। कामकाजी महिलाओं के लिए सावित्रीबाई फूले हॉस्टल के नाम से एक स्कीम है, जिसके तहत हॉस्टल की संख्या दुगनी करेंगे। जो तीसरा न्याय है वो है किसान न्याय, जिसके द्वारा हम किसानों का कर्ज माफ़ी और स्वामीनाथन फॉर्मूले के अनुसार MSP की कानूनी गारंटी देंगे। आपको सब मालूम है, स्वामीनाथन फॉर्मूला काफ़ी पुराना है, उसको कार्यान्वित करेंगे। फसलों के नुकसान होने पर 30 दिनों के भीतर किसानों को बीमा भुगतान का सीधा ट्रांसफ़र करेंगे। कृषि में इस्तेमाल होने वाले सामानों पर लगने वाली GST को ख़त्म कर देंगे। चौथा न्याय है श्रमिक न्याय। इसके ज़रिए मनरेगा में कम से कम 400 रुपये प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी मिलेगी। श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित होंगे। मनरेगा की तरह शहरी क्षेत्र के श्रमिकों के लिए शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम बनाया जाएगा। 5वां न्याय है हिस्सेदारी का न्याय। देश में सामाजिक आर्थिक समानता की बहाली के लिए हर व्यक्ति और हर वर्ग की गिनती अर्थात जातीय जनगणना होगी। SC, ST, OBC आरक्षण पर लगी 50% की सीमा को हटाया जाएगा। जल, जंगल, ज़मीन का कानूनी हक सुनिश्चित करेंगे। अपनी धरती अपना राज के संकल्प से जहां ST सबसे बड़ा सामाजिक समूह है, वो अनुसूचित क्षेत्र घोषित करेंगे। इस प्रकार हमने भाजपा के 10 सालों के शासन की पैदा की गई हर विकृति और विकास की बाधाओं पर पार करके देश को एक बार फिर से उन्नति और खुशहाली के रास्ते पर ले जाने का अपना संकल्प देश के सामने रखा है। हक और न्याय के लिए उठने वाली सच की हर आवाज़ को दबा दिया गया है। हर तरफ केवल भय है, भय, अभाव और भ्रष्टाचार का माहौल ही व्याप्त है। इसलिए इस मुश्किल वक्त में कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ देशवासियों के साथ खड़ी है। बापू के दिखाए रास्ते पर चलकर हर आँख से आंसू पोंछना और हर चेहरे पर मुस्कान लाना, यही कांग्रेस का उद्देश्य है। अतः आप सभी देशवासियों से मेरी पुरजोर अपील है कि लोकतंत्र और संविधान को मजबूत रखने और 5 न्याय सुनिश्चित करने के संकल्प के साथ इस लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार को डटकर प्रयोग कीजिए और कांग्रेस व इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को अपना बहुमूल्य वोट देकर विजयी बनाइए। कांग्रेस का हाथ है देश के साथ, कांग्रेस का हाथ ही बदलेगा हालात। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।